चलो जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो चलते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। मैं वॉरेन बफेट फॉलोअर हूँ। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने सवाल किया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वॉरेन बफेट ने क्या कहा होगा। वॉरेन बफेट ने कहा कि क्या आप फिफ्थ पास है। तो उसने कहा बिल्कुल, लेकिन मैं और पढ़ना चाहता था। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि बस यही गलती मत करना। वॉरेन बफेट ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग एनालिसिस करते हैं, जिससे वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं कि वो खुद समझ नहीं पाते कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इसकी एक इंडेक्स होती है सेंसेक्स, जिसमें भारत की टॉप 130 कंपनी होती है। दूसरी है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इसकी एक इंडेक्स होती है निफ्टी 50, इसमें भारत की टॉप 1 से 50 कंपनी होती है। इन दोनों में शुरू की 30 कंपनी समान होती है। चलो हम कुछ सालों के सेंसेक्स और निफ्टी के 50 के रिकॉर्ड चेक करेंगे। चलते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंसस के कुछ सालों की रिकॉर्ड जो मैंने इकट्ठी की। 1980 की से इसके अंदर जो था वो 48 था। फिर 1981 में जो सेंसेक्स हो गया वो 227 हो गया। फिर 1982 में हो गया 235। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1982 से लेके, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देख सकते हो आप। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पर एनुअल हमको इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। हमें इसके अंदर रिटर्न मिल रहा है एक साल के अंदर। देखो हमें 1981 में हमको मिला था 53%, और 1982 में मिला था हमको 3%, 1983 में हमको मिला था 7%, और 1983 में हमको 7% मिला था, और 1985 में 95% मिला था, और 1986 में हमको -50% का लॉस हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमको लॉस भी होता है, मतलब प्रॉफिट ही होता है, मतलब लॉस भी होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन हम देख सकते हैं इसके अंदर लगातार 2 सालों में गिरावट देखने को मिली है। जैसे इसमें 0.5% की गिरावट, और अगले साल 18% की गिरावट। लेकिन उससे अगले साल आप देख सकते हो कि 50% की प्रॉफिट के साथ मार्केट उठा है, और उससे अगले साल 16%, उससे अगले साल 34%, और उससे अगले साल 82%, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है मेरे अकॉर्डिंग, और 37%, फिर 28%, फिर 17%, और फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी हमको 20%, -20%, -0.8, और फिर हमको 18.5% की प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी 16% की, और फिर 63% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने को। रिटर्न एनुअल रिटर्न नहीं है, जो हम देख सकते हैं कि ये 1990 में हमको 1999 में मिला था हमको 63% का प्रॉफिट, और उससे अगले साल हमको मिला था जो -20%, और उससे अगले साल मिला था हमको -17%, और उससे अगले साल हम अगर देखें तो 3.5% का हमको प्रॉफिट मिला था, और उससे अगले साल देखें तो 105% का, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न हो सकता है। आप देख सकते हो कि 1980 से लेके और 2021 तक अभी तक इतना रिटर्न नहीं दिया। 105% 0.44%। और उससे आगे देखें तो 13% का रिटर्न, उससे आगे देखो 42% का, उससे आगे देखो 46 का, फिर 47 का, फिर -52 का। तो ये देख सकते हो कि मतलब इतनी आधा हो गया, जो मतलब अगर आपने कितना भी रुपया लगाया होगा वो आधा हो गया इस ईयर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हम फिर लास्ट में ये देखेंगे एवरेज हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला। तो देखते हैं हम आगे। 81% का रिटर्न 2009 में हमको प्रॉफिट देखने को मिला 81% का, और 2010 में मिला हमको 17% का, और 2011 में हमको गिरावट देखने को मिली, भारी गिरावट जो 24% की थी, और उससे अगले साल हमको मिला 25% प्रॉफिट देखने को,
और उससे अगले साल हमको मिला था 8%, फिर 30% और फिर वापस गिरावट 5% की। और अभी तक देख सकते हैं कि हमको 2%, 28%, 5%, 14% और 15%। इससे पिछले साल हमको 15% का प्रॉफिट देखने को मिला। इस साल 3% का जो अभी जो नाव चल रही है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं। और एवरेज अगर हम देखें तो 20% का हमको रिटर्न मिला है इसके अंदर। एवरेज हमको 20% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। अगर आपने मान लो 1980 के अंदर आपने अगर 10,000 रुपये भी लगाए होते तो कितने हो गए होंगे? आप सोच नहीं सकते कि कंपाउंडिंग क्या चीज़ है। कंपाउंडिंग का मतलब है अगर अपन को पर एनुअल 10% का रिटर्न भी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। बैंक से अपन को बैंक में 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, जो सेविंग अकाउंट में और अदर एफडी में देखते हो तो 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। तो इसमें देखते हैं, देखो इसमें एवरेज मैंने बताया कि आपको एवरेज 20% का रिटर्न मिला है। अगर मैं 10,000 पे एवरेज 20% का रिटर्न लगाता हूँ, इक्वल H1 ये देखिए अगली साल जस्ट 12,000 हो जाते। लेकिन अभी देखते हैं कि अगर अपन ने 40 से 41 साल अगर लगाए होते तो कंपाउंडिंग की ताकत से कितना हो गया होगा। तो अगर आप सपोज भी नहीं कर सकते कि ये कितना रुपए, 2 करोड़ के समथिंग ये रुपए पहुंच गया है। अगर आपने 1980 के अंदर ओनली 10,000 रुपये लगाए होते वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो आज ये होता 2021 के अंदर 2 करोड़ 11 लाख। अगर आपने 10,000 रुपये की जगह अगर लाख रुपए लगाए होते तो आप सोच सकते हो कितने रुपए है। मैं वापस कैलकुलेशन करता हूँ। इक्वल वन पॉइंट 20% का रिटर्न मैं एवरेज मान रहा हूँ अभी। और डिविडेंड इसके अंदर जो होता है वो अलग होता है। डिविडेंड जो आपको सैलरी की तरह मतलब हर साल मिलता है, जो मतलब एक हर कंपनी नहीं देती अपन को, जो चुनिंदा कंपनी है उनका डिविडेंड मिलता है अपन को। तो अपन एवरेज इसके अंदर 20% मान के चलते हैं, उनको एवरेज 20% का रिटर्न मिल रहा है पेन एनुअल। लेकिन ये नहीं कि अपन को अगर अपन ने इस साल 10,000 रुपये लगाए तो अगले साल 12 होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 12 होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि अगर आपने 10 लगाए होंगे तो आपके 40 से 41 साल बाद ये 20% का प्रॉफिट कंपाउंडिंग होते होते ये इतना रुपया ज़रूर होगा। तो हम 20% का इधर हम वापस इसमें 20% का प्रॉफिट देखते हैं। और मैंने इंटर किया और ये चलते 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 हैं हम वहाँ पे रोकेंगे। और ये देखिए मतलब ये वैल्यू भी नहीं ले रहा, इतना रुपया हो जाता। मतलब अगर आपने 1980 के अंदर अगर 1 लाख रुपए लगाए होते वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो चलते चलते कंपाउंडिंग की इफेक्ट से आज हो गया होगा कितना, 21 करोड़ रुपए हो जाते आपके आज की तारीख में। आप देख सकते हो ये कितनी वैल्यू है। और मैं आपको अभी रियल डेटा पे ये रियल डेटा है जो मैंने BSc की साइट से लिया हुआ है। और अगर आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ ग्राफ की मदद से दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि 1979 में अगर अपन देख तो सेंसेक्स 100 रुपये से स्टार्ट हुआ, 100 के करीबन। और बीच में देखिए आप अगर देख सकते हो तो 1992 के अंदर ये 4,000 रुपये था, 1993 के अंदर ये 3,000 रुपये वापस आया। लेकिन अगर अपन देख सकते हैं कि अगर ये 1979 से स्टार्ट होकर और
19 दो 2007 तक देखे तो अपन को इसमें लगातार प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन 2007 के बाद 2007 के बाद इसके अंदर भारी गिरावट थी। ये रहा, मतलब इसके अंदर 2008 के अंदर इतनी भयानक गिरावट आई कि पूछिए मत। ये इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रेश करता है, लेकिन अपन को क्रेश से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो अगर हमने इधर किया और हमने इधर देखा तो अपन को ये उतार चढ़ाव से मतलब ही नहीं है। ये कितना भी उतार चढ़ाव हो, अपन को इसके मतलब ही नहीं है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर हम इधर इन्वेस्ट करते हैं डाउनफॉल पे अगर हमने 2008 पे अगर हमने 2008 में इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर हम देखें तो अगर एक तो इस पॉइंट पे हमने इन्वेस्ट किया होगा और एक इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होगा। इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होगा तो इस पॉइंट पे अपन को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमने इस पॉइंट से इन्वेस्ट किया होगा तो इस पॉइंट पे अपन को कम इन्वेस्ट मिलेगा, और अगर इस पॉइंट से किया होगा तो इस पॉइंट तक अपन को ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा। वही है कि अगर अपन को मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग लालची हो तो हमको डरना चाहिए, और अगर लोग डर रहे हैं तो हमको लालची होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब क्रेश कर रहा है, तो अपन को मतलब बाय करना चाहिए स्टॉक। और अगर मार्केट हाई है, पीक पॉइंट पे है, तो अपन को रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं हम। अगर अपन इधर इन्वेस्ट किया तो हमें देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है, इधर इन्वेस्ट करो चाहे इधर इन्वेस्ट कर लो, लगातार तो बढ़ेगा ही, कन्फर्म है। इसी तरह हम निफ्टी का भी देख सकते हैं। निफ्टी का देखें तो निफ्टी का देख सकते हो हम। निफ्टी का आज तक का देखें तो हम निफ्टी का स्टार्ट हुआ था 1990 में। सेंसेक्स सबसे पहले आया था, जो BSC है उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो सबसे पहले आया था। फिर NSE आई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम देख सकते हैं कि 99 में अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो 400 के करीबन थी, और अगर हम ये देखें कि इसके अंदर 6000 के करीबन पहुंच गई थी ये 2007 के अंदर। और एक गिरावट क्यों आई? क्योंकि उस टाइम पे 2 IPO आए थे। आज तक के 2 ही सबसे बड़े IPO है कोल इंडिया कंपनी के, जो सबसे बड़ा आज तक का IPO था, 15,000 करोड़ का IPO था। और उसके बाद मार्केट क्रैश किया। उस IPO के बाद ही, जो कोल इंडिया कंपनी का IPO था, उसके बाद ही मार्केट क्रैश किया। और सबसे ज़्यादा क्रैश लॉकडाउन के अंदर, और प्लस कोल इंडिया कंपनी का जो IPO आया था, और एक कंपनी का और था, जो दोनों IPO आए थे उसके बाद ही मार्केट ने क्रैश किया। और लगातार मार्केट बढ़ रहा है। डाउनफॉल आते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम देख सकते हैं कि ये रहा, अगर हम इधर भी करें तो आज इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे जाके ये बढ़ेगा। और सेंसेक्स में भी देख सकते हैं हम, लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लगातार जो टॉप 50 कंपनी है या 30 कंपनी है वो तो बढ़ेगी। मतलब अगर हम देख सकते हैं इकोनॉमी, अपनी की इकोनॉमी जैसे बढ़ेगी वैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट का मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। अपनी आने वाली पीढ़ी का अपन से अच्छा फ्यूचर होगा तो अपन मान सकते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी के साथ साथ में अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये इतना डाउनफॉल आया था, ये लॉकडाउन में आया था। अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू थी, जो 41,000 पे चल रही थी, वो लॉकडाउन के अंदर 28,000 आ गई। अगर लोग समझे तो अगर इस पॉइंट पे बाय करते और आज तक होल्ड किए करते तो एक साल में करीबन मतलब 80 से 100% का रिटर्न दिया है सभी कंपनियों ने। क्योंकि डाउनफॉल में अगर अपन देखें तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है अपन को, बहुत अच्छा।
अब आगे की हम वीडियो में देखेंगे, हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, बाय कैसे करें, इंडेक्स फंड बाय कैसे करें, इसमें यूनिट वाइज कैसे बाय करें, कि कौन सी निफ्टी से पे बाय करें, नेक्स्ट 50 से बाय करें, सेंसेक्स में बाय करें, किस में बाय करें, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।